राइट। यहाँ जुड़े सभी विद्वान जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अंजलि वाजपेयी आज जुड़ी हूँ इस अखिल भारतीय लेखक राष्ट्रीय लेखक संघ के इस पाक्षिक व्याख्यान माला प्रोग्राम में। और राष्ट्रवादी आज अखिल अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ बोल रही हैं? अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के प्रोग्राम में हम सभी यहाँ पर जुड़े हैं। और मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ डॉक्टर डॉक्टर प्रोफेसर। निर्मल जी का। डॉक्टर निर्मल सिंह जी एक विश्व प्रसिद्ध और भारत में तो काफी समय से हम इनको सबको ही जानते हैं, इतिहासविद रहे हैं। सो सर मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप अपने नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अपने इनसाइट्स हमसे शेयर करें। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, एकदम स्पष्ट। आ, आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर विष्णु पांडे जी, पद्मश्री, और इस कार्यक्रम के जो संयोजक श्री आनंद पाटिल जी, और जितने भी महानुभाव हैं यहाँ पर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। और राष्ट्रवादी लेखक संघ, उसका मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने रूबरू हो सकूं और अपना मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है जम्मू कश्मीर के बारे में, एक इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर जो मैंने देखा है, वो आपसे अपने जो कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरी जानकारियां मैं शेयर कर सकूं। जम्मू कश्मीर जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत का मुकुटमणि है, और जो भारत है, जो सांस्कृतिक भारत है, जब जो राजनीतिक भारत रहा है, चाहे वो मौर्य के समय में था या उसके बाद में था, उस भारत का मुकुटमणि जम्मू कश्मीर है तब से। यह जम्मू कश्मीर में जिसमें आचार्य विष्णुगुप्त, जो विश्व प्रसिद्ध हैं, कश्मीर घाटी में रहने वाले थे। कल्हण जिन्होंने राजतरंगिणी लिखी 1149 में, वो कश्मीर से थे। जहां पर जो है शारदा संस्कृति, शारदा का जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी थी। और जम्मू की बात करूं तो जनरल जोरावर सिंह, जनरल जोरावर सिंह के नाम पर अभी जोरावर टैंक जो है भारतीय सेना ने बनाया है, और चीन के साथ के उस सीमा पर उसको जो है डिप्लॉय किया गया है। ऐसा जम्मू कश्मीर, उसका भी इतिहास एक कई उतराव चढ़ाव का इतिहास है। जब मैं वर्तमान जो आधुनिक जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, तो वो जम्मू कश्मीर जिसमें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख तीनों को जोड़ के एक जम्मू कश्मीर की जो एक स्टेट बनी, और जो 1947 के बाद जम्मू कश्मीर एक जो है प्रोविंस बना भारतीय गणतंत्र का, वो जम्मू कश्मीर, पहले जम्मू जो था वो महाराजा गुलाब सिंह उस समय राजा थे, उनके अधीन था। वहां पर जो है महाराजा रणजीत सिंह जो लाहौर दरबार के थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो जो है यहाँ पर रूल करते थे। कश्मीर जो था लाहौर दरबार के सीधे वहां एक दूसरा गवर्नर होता था। और लद्दाख की भी व्यवस्था जो है, लद्दाख को भी जम्मू जो महाराजा गुलाब सिंह के ही अधीन था, जो जिसको जनरल जोरावर सिंह ने जो है तिब्बत तक जिसकी सीमाएं लेके गए, गलगित वगैरह सारा उन्होंने उसको फतेह किया था। वो जम्मू कश्मीर जब हम देखते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजों ने जब टीटी हुई, अमृतसर टीटी 1846 में, क्योंकि दूसरे जो एंग्लो सिख वार हुआ था अंग्रेजों का और लाहौर जो है दरबार का जो युद्ध हुआ, उसमें जो है लाहौर दरबार जो है हार गया, और उन्होंने 1 करोड़ रुपए की वार इंडेमनिटी जो है इंपोज की थी। और उस समय एक डिप्लोमेसी हुई जिस कारण से
जम्मू कश्मीर को जो है वो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को कहा लाहौर दरबार में भी आप इसको जो है 1 करोड़ रुपए में ले लो। और उस समय महाराजा गुलाब सिंह वो सामने आए, उन्होंने 75 लाख में जो वर्तमान जम्मू कश्मीर था रावी और सिंध के बीच का, उसको उन्होंने ले लिया। और मेरा मानना है कि जो हम देखते हैं कि यूपी, बिहार, हरियाणा, बाकी जो प्रदेश से जिस प्रकार से कॉलोनियल रूल में आए, उसके अधीन आए और जो अत्याचार वहां पर हुए, उससे हम जम्मू कश्मीर के लोग बचे, जिसको महाराजा गुलाब सिंह का उसके लिए बहुत बड़ा योगदान है। महाराजा गुलाब सिंह ने जो उनसे जो डील किया, उसमें हम देखते हैं कि बाकी जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उसमें रेजिडेंट ब्रिटिश रेजिडेंट थे, लेकिन महाराजा गुलाब सिंह के रहते और उनके बेटे महाराजा रणवीर सिंह के रहते जो है यहाँ ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो अपॉइंट नहीं हो सका। लगभग ऑटोनोमस जो है जम्मू कश्मीर था, बेशक सॉवरेनिटी जो थी जो ब्रिटिश हुकूमत के पास थी। एक बात मैं इसमें और जो बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर स्ट्रेटेजिकली हमेशा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये जगह रही है। गिलगित बाल्टिस्तान, ये गिलगित वो एरिया था जिस एरिया में उस समय जार थे रशिया, अभी सोवियत यूनियन 1917 में वहां पर जो है रेवोल्यूशन आया, जिसको वो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया, लेकिन उस समय ज़ारिस्ट रशिया था, एक एम्पायर था, ज़ारिस्ट एम्पायर था। दूसरी तरफ जो है चाइना था, चाइनीज एम्पायर था, और तीसरी तरफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर था। अफगानिस्तान इसके साथ जुड़ता था, इसका मीटिंग पॉइंट था। और ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी कि जो है इसी तरीके से ज़ारिस्ट रशिया जो साउथ की तरफ भारत की तरफ बढ़ रहा था, तो उसके लिए उनको था कि वहां पर उसके ऊपर जो है नजर रखी जाए। तो वो महाराजा हरि सिंह के ऊपर उसके पहले शुरू से लेके जो है 60 से बाद में उनकी पूरा लगातार कोशिश की उन्होंने कि वहां पर उनका कंट्रोल हो, लेकिन जो है इस प्रकार का यहाँ के डोगरा राजाओं ने, महाराजाओं ने इसको होने नहीं दिया। बाद में जो है 1930 में जब पूरे देश में यहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और यहाँ पर जो है एक मास आंदोलन चल रहा था, उस समय जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था, उसने एक रीडिंग रूम पार्टी बनाई, जिसमें उन्होंने ये तय किया कि हम जो है जो कश्मीर के लोग, कश्मीर वर्सेस महाराजा हरि सिंह, मुस्लिम वर्सेस डोगरा महाराजा, हिंदू महाराजा हरि सिंह और डोगरास, इसके आधार पर उन्होंने एक मूवमेंट खड़ी की। अगर हम उनकी जो उस समय की क्या डिमांड्स थी, वो सारी कम्युनल डिमांड्स थी। और एक अब्दुल कादिर था, उस समय क्या था, एक ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ वो कश्मीर घाटी में यहाँ पर अपना गर्मियों के दिनों में यहाँ पर अपनी छुट्टी मनाने आया था मेजर, जो है जो ब्रिटिश मेजर, उसके साथ अब्दुल कादिर आया था। उसने इस आंदोलन में करके एक भाषण दिया। उस भाषण में उसने कहा कि महाराजा के जो है उसके महल को जला दो, हिंदुओं को मार दो। और उसके बाद क्या हुआ कि महाराजा की पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसको जेल में डाला, उस पर ट्रायल चल रहा था, केस चल रहा था। बाहर अदालत में जो है केस नहीं चलने दिया गया, उसको लोग जो है उसको डिस्टर्ब करते थे। फिर ये तय हुआ कि उसको सेंट्रल जेल श्रीनगर में उसको किया जाए, ट्रायल किया जाए। उस समय क्या 5000 की भीड़ उसने अटैक कर दिया। हम 90s में देखा, अभी तक जो 2000 जो है 19 से पहले तक हम देखते थे किस प्रकार से बड़े बड़े मॉब निकलते थे, पत्थरबाजी होती थी, बंद होते थे,
बच्चे स्कूल में। इसी प्रकार का माहौल 1930s में जम्मू इस कश्मीर में था, और उसमें फिर पुलिस को गोली चलानी पड़ी, क्योंकि वो जेल के अंदर जो है जेल में कई कैदी थे, उनको वो छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, दीवार पर चढ़ रहे थे, जिसमें कुछ लोग मारे गए। ये वाकया हुआ 13 जुलाई 1931 को। और विडंबना देखिए, जिस प्रकार की सोच, अलगाववादी सोच, कम्युनल सोच, जिसके साथ जम्मू कश्मीर की राजनीति चलती रही 5 अगस्त 2019 के तक, जब तक जो है धारा 370 थी, उसको मानने वाले शेख अब्दुल्ला से लेके उमर अब्दुल्ला तक, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, या कश्मीर कोई भी सेंट्रिक पार्टी है, उस समय ये पावर में थे, तो उन्होंने 13 जुलाई को शहीदी दिवस के तौर पर डिक्लेयर कर दिया और हर साल मनाते थे। और मैं आप महानुभावों के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जब ये छुट्टी होती थी, ये लोग तो वहां जाके वो जो है फूल चढ़ाते थे, लेकिन जो नेशनलिस्ट लोग थे जम्मू कश्मीर के, विशेष तौर पर जम्मू के लोग, लद्दाख के लोग, हम क्योंकि जो है हम घर में बैठते थे, और कुछ लोग यहाँ पर जो काला दिवस है इसको मनाते थे। इस प्रकार का डिवाइड करने वाला जो एक दिन था, शहीदी दिन, वो 5 अगस्त 2019 तक मनता रहा, जो कि उसके बाद उसको खत्म कर दिया गया और वो चिट्ठी डिक्लेयर जो है थी उसको समाप्त कर दिया गया। आपने देखा होगा पिछले कल जो जब 13 को ये बात थी, तो कुछ पार्टियां जो उन्होंने कोशिश की उसी जगह जाते हुए जहां वो दफनाए गए थे वहां फूल चढ़ाने का, तो पुलिस ने उनको रोका। तो इस प्रकार की सोच थी। तो ये जब ये हुआ, तो इसमें क्या था, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अंग्रेजों क्या था कि किसी तरीके से जो है गिलगित पर कंट्रोल किया जाए। उन्होंने इस कम्युनल जो राइजिंग थी 1931 की, 30s की, इसके ऊपर जो है शेख अब्दुल्ला का सपोर्ट किया, और कई प्रकार की बड़ी विस्तार में बातें हैं किस प्रकार से उन्होंने ग्लेंसी कमीशन बनाया, महाराजा के ऊपर जो है प्रेशर बनाया, क्योंकि महाराजा ने 1931 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड में कहा था, जब उनको पूछा गया महाराजा हरि सिंह को कि कल को अगर जो है भारत को, यहाँ के लोगों को अगर पावर्स दी जाएंगे तो आपका क्या होगा। उनको मालूम था कि शायद महाराजा कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमें जो है हमारे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करिए, हमें सपोर्ट करिए। उन्होंने महाराजा ने कहा, महाराजा हरि सिंह ने, उन्होंने कहा कि आप कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में हमें जगह दीजिए भारत को, हम अपने लोगों की सेवा जो है सेवक बन के जो है करेंगे। इस प्रकार के महाराजा हरि सिंह, उन्होंने क्या है कि अल्टीमेटली उन पर इतना प्रेशर डाला उधर से, वहां से अहरार की एक बहुत बड़े लाहौर की तरफ से, पंजाब जो आज पाकिस्तान में है, वहां से बहुत से जत्थे आना शुरू हो गए स्टेट में। स्टेट के पास थोड़ी सी फोर्स थी, थोड़ी सी पुलिस थी। किस प्रकार से उन्होंने जो है उसको टैकल किया, जो इतिहास है। और अल्टीमेटली 1935 में महाराजा हरि सिंह को गिलगित को जो है लीज पर, 60 साल की लीज पर जो है मजबूरन जो है देना पड़ा अंग्रेजों को। तो 1930 से लेकर 35 तक 5 साल जो थे, शेख अब्दुल्ला को अंग्रेजों ने जो है यूज किया महाराजा के खिलाफ, डोगरा राज के खिलाफ। और 1935 के बाद हम देखते हैं कि उन अंग्रेजों ने उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। उसके बाद शेख अब्दुल्ला और उसकी जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, उसका झुकाव जो है कांग्रेस की तरफ हुआ, क्योंकि शेख अब्दुल्ला कश्मीरी थे, जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी थे, उनमें बहुत गहन मित्रता थी, जिसका हम देखते हैं कि जब विलय हुआ उस समय और उसके बाद जिसका खमियाजा जो है, जिसका जो है नुकसान जो है भारत राष्ट्र हुआ को जम्मू कश्मीर को हुआ। दूसरा एक समय आता है कि शेख अब्दुल्ला का क्या मानस था, यहाँ के लोगों का क्या मानस था। 1946 को कैबिनेट मिशन यहाँ पर आया, और कैबिनेट मिशन में पता आपको मालूम होगा कि उसने कहा था कि नो पाकिस्तान। 1946 की बात है, जब ये कहा गया कि ये स्टेट से प्रिंसली स्टेट जो ब्रिटिश इंडिया था और दूसरा जो प्रिंसली इंडिया था, उनका क्या होगा, इस प्रकार की चर्चा चल रही थी। तो शेख अब्दुल्ला ने उसकी जो उस समय वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम उन्होंने ले लिया, बना लिया था, उन्होंने कहा था, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दी कैबिनेट मिशन को, कहा कि जब आप जो सॉवरेंटी जो है, जो संप्रभुता को जो है ट्रांसफर करेंगे,
तो जम्मू कश्मीर में आप लोगों को दीजिए, बाकी सारी जगह प्रिंसेस को देने की बात थी, लेकिन हमें जम्मू कश्मीर, तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहता था शेख अब्दुल्ला। लेकिन नेहरू जी ने क्या किया, इसके बावजूद भी हमेशा शेख अब्दुल्ला के ऊपर उनका जो है आशीर्वाद ही नहीं रहा। शेख अब्दुल्ला को, महाराजा को कमजोर करने में जो नेहरू ने जो बहुत उसकी कांग्रेस तो नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि नेहरू ने किया, कांग्रेस फिर भी सरदार पटेल थे, बाकी लोग थे जिनका हमेशा जो है जम्मू कश्मीर को डील करने में महाराजा का वो, और इनके महात्मा गांधी वो भी महाराजा को उनका रोल है उसको स्वीकार करते थे। लेकिन सिर्फ एकमात्र जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने शेख अब्दुल्ला को जो है उनको जो है सिर पर बैठाया हुआ था। 1947 से पहले जब जो एक सरकार बनने की बात आई जम्मू कश्मीर में, तो अपने जवाहरलाल नेहरू ने जबरदस्ती शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को महाराजा का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उससे पहले जहां मेरचंद महाजन थे प्राइम मिनिस्टर, बाकी आरसी काक थे। लेकिन उस क्रुशियल समय में जबकि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का हमला, 1/3 जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में, हजारों की लाखों की तादाद में शरणार्थी यहां पर, और भारत के साथ रिश्ता जो है जवाहरलाल नेहरू तय नहीं होने दे रहे। उस समय जो एक क्रूशियल रोल था प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का, उसमें शेख अब्दुल्ला को वहां बैठा दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब संविधान बनने की बात आई, संविधान सभा में यहां से लोग जाने थे, पूरी प्रिंसली स्टेट्स में जो है वो वहां के राजा महाराजाओं ने, नवाबों ने अपने प्रतिनिधि नियुक्त करके भेजे। एकमात्र जम्मू कश्मीर था जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, अफजल बेग, मसूदी, 3 लोग जो कश्मीर के थे, जो उनके टॉप क्लास जो कहना चाहिए कम्युनल लीडर्स थे, उनको नियुक्त किया गया। जम्मू जो नेशनलिस्ट जम्मू है, जिसकी लगभग 45% जिसकी जनसंख्या, उसका यहां से एक मोतीलाल बेगड़ा 8वीं पास, एक साधारण व्यक्ति को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है उसको भेजा गया। ये नेहरू की करनी थी, और हमें मालूम है कि किस प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी फोरम थे, सभी ने 370 की बात को रिजेक्ट किया था। लेकिन जिस दिन ये बिल जो है पेश होना था, एक शायद मोहानी थे, एक और एमपी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिन्होंने इसका विरोध किया, बाकी पूरा हाउस जो है चुप रहा। कितनी बड़ी जायती भारत राष्ट्र के साथ हुई, जम्मू कश्मीर के साथ। एक देश में 2 देश बना दिए गए, उसका आधारशिला रख दी गई। अलगाववादी एजेंडे को जो है उसको लागू कर दिया गया। लेकिन अफसोस ये है कि शेख अब्दुल्ला और उसके साथी तो जो चाहते थे वो चाहते थे, वो तो शुरू से चाहते थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जिस प्रकार से उन्होंने इसमें जो है किया, उसी का आज जो है हम भरपाई हम कर रहे हैं। 50,000 लाशें गिरी हैं जम्मू कश्मीर में, हमारे सैनिकों की, सुरक्षा बलों की, सिविलियंस की, आम साधारण लोगों की, नेशनलिस्ट लोगों की। उसके बाद 1952 एक जिसको कहा था नेहरू शेख रिकॉर्ड, वो कोई रिकॉर्ड नहीं था। 2 लोग मिले, नेहरू ने कुछ बातें रखी कि जम्मू कश्मीर का लग संविधान होना चाहिए, लग निशान होना चाहिए, जहां पर लग प्रधान होना चाहिए, और नेहरू ने वो मान लिया। कोई पार्लियामेंट में, ये बात पार्लियामेंट में शायद ये सिर्फ स्टेटमेंट दी गई थी, पैसा हो गया है। और जम्मू कश्मीर में लग झंडा बन गया, लग जो विधान बन गया जो 1956 में लागू हुआ, और लग सदर रियासत, एक भारत में राष्ट्रपति और जम्मू कश्मीर में सदर रियासत, जो उसी का ट्रांसलेशन उर्दू में।
पूरे भारत में एक प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर में वजीर आजम, जो राष्ट्रपति का उर्दू में ट्रांसलेशन, इसको जो है लागू कर दिया गया। और उसके बाद जब ये उसने अचीव कर लिया, और आप इतिहास में पढ़ा होगा, उसी नेहरू ने 1953 में शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट किया। देखिए, मैं इसमें थोड़ी लंबी बात हो रही है, मैं आपके ध्यान में लेकर लाना चाहूंगा। ये जो दो विधान, दो प्रधान, दो निशान, उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू राष्ट्रवादी शक्तियों के द्वारा शुरू हुआ, जिसकी उगाई पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा वो कर रहे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तब भारतीय जनसंघ बन चुका था, उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने पूरे देश में इसका सत्याग्रह शुरू कर दिया, और पूरे देश से जो है हमारे रणबांकुरे, हमारे देशभक्त जो थे, वो जम्मू कश्मीर जो है सत्याग्रह करने के लिए आए। और उसी दौरान हमें आपको मालूम है कि 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लखनपुर, जब वो जम्मू कश्मीर सीमा आए, उनको पकड़ा गया। यहाँ परमिट होता था उस समय, जम्मू कश्मीर से किसी ने बाहर जाना, और जम्मू कश्मीर के भारत से बाकी लोग आते थे, उनको परमिट बनाना पड़ता था। कई दिन जो है लगता है जैसे वीजा बनाना लेना होता है। तो बिना परमिट के वो जब आए, उनको पकड़ा गया। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, अटल जी उनके साथ थे, अटल, गो एंड टेल द नेशन दैट आई हैव एंटर्ड जम्मू कश्मीर दो एज ए प्रिजनर। और फिर 23 जून को उनको जिस प्रकार से उनका जो है उनकी हत्या हुई, या एक जो अभी भी जो है एक वो बनी हुई है, पहली बनी हुई है, कश्मीर की जेल में जो है वो स्वर्गवास हो गए। और जम्मू में 1953 तक जहां पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता, जो प्रजा परिषद आंदोलन हुआ, उसमें तिरंगा फहराते हुए 4 स्थानों के ऊपर, हीरानगर जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, शंभ जोड़ियां जो है, जो कुछ इलाका पाकिस्तान में चला गया है और जोड़ियां भारत में है, ये जम्मू जिला में पड़ता है। रामबन जो रामबन जिला में पड़ता है, जो रेस्टोरेंट डोडे में, और सुंदरबनी जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये 4 जगहों पर गोली चली। शेख अब्दुल्ला की पुलिस ने गोली चला के 16 जो है लोग थे, वो जो देशभक्त थे, उनको जो है शहीद कर दिया गया, तिरंगा फहरा रहे थे। देखिए कितनी विडंबना है कि 1953 तक जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराना जुल्म था, और फहराने वालों को गोली मार दी गई। लेकिन शेख अब्दुल्ला जिस प्रकार से पाकिस्तान के षड्यंत्र से, अमेरिका के षड्यंत्र से वो कर रहा था, और उसको फिर पकड़ा गया। 53 में आंदोलन चला, बहुत बड़ा आंदोलन चला। जम्मू पूरा प्रोविंस जो है उस आंदोलन में था, गांव तक आंदोलन चला गया। और अल्टीमेटली नेहरू को मजबूरन रिपोर्ट्स भी आना शुरू हो गई कि शेख अब्दुल्ला षड्यंत्र कर रहा है, और उसको फिर अरेस्ट किया गया। मैं आपके ध्यान में ये ला दूं कि इनकी जो सो कॉल्ड देशभक्त हैं, जो सारे जो अपने आप को कहते हैं, कोठीबाग पुलिस स्टेशन है कश्मीर में, इस कोठीबाग में बेगम शेख अब्दुल्ला के ऊपर जो है एफआईआर लगी थी कि वो पाकिस्तान से पैसे ले रही थी, उसके थ्रू पैसे आते थे। ये मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं। और जब बख्शी गुलाम मोहम्मद जो है शेख अब्दुल्ला के बाद 1953 के बाद यहाँ के वजीर आज़म बने, उन्होंने आग्रह किया कि नहीं, इससे चीजें हो जाएंगी, तो पॉलिटिकल लेवल पर उसको केस को विड्रॉ किया गया। ये रिकॉर्डेड है, ये किताबों में रिकॉर्डेड है। लेकिन 1953 के शेख अब्दुल्ला के अरेस्ट के बाद 1975 के बीच का जो समय था, उस समय में बहुत से बदलाव, जो सेंट्रल लॉज थे वो एक्सटेंड हुए। आपके ध्यान में लाऊं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में जम्मू कश्मीर नहीं था। जम्मू कश्मीर की जो हाई कोर्ट थी जजेस का, उसको एग्जेक्टिव अपॉइंट करती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एम्प्लॉइज थे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट होते, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया चाइना में है।
अपोजिशन के जितने भी इलेक्शंस हुई, उनके सभी के सभी जो प्रजा परिषद लड़ी, सभी के लोग जो फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यूरिसडिक्शन में ये नहीं था। लेबर को 350-400 लेबर लॉस थे, वो एक्सटेंड नहीं हुए थे। फंडामेंटल राइट्स यहां पर नहीं थे, यहाँ के अपना जो उनका था। मतलब ये जम्मू कश्मीर था 1953 से पहले। फिर आहिस्ता 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 ये सारे लॉज एक्सटेंड किए। मैं बख्शी गुलाम मोहम्मद का जरूर नाम लेना चाहूंगा। बख्शी गुलाम मोहम्मद ने जो है वो नेशनलिस्ट था, इसका डिप्टी प्राइम वजीर आजम था। उन्होंने मिलकर जिस प्रकार से जो फिर जो है टेक ओवर किया, और फिर सेंट्रल लॉज जो है बख्शी गुलाम मोहम्मद सादक और मीर कासिम के समय 3 चीफ मिनिस्टर फिर जो सेंट्रल लॉज एक्सटेंड हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती से फिर 1975 आ गया, इंदिरा शेख अकॉर्ड। तब शेख अब्दुल्ला पूरे पाकिस्तान में घूम रहा था, जब उससे जो है एक समझौता किया और उसको वापस लाया गया। और ये जो कम्युनल एलिमेंट्स थे, जो एक्चुअल में सेपरेटिस्ट जो एक सोच थी, उसको शेख अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं, मैं बाहर रह के जो है जिस नुकसान नहीं पहुंचाता मैं पहुंचा सका, मैं अंदर बैठ के जो उसने षड्यंत्र रचा। 1975 वाज द टर्निंग पॉइंट। यहां पर पुलिस में, जुडिशरी में, हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन में, स्कूल के टीचर्स, यूनिवर्सिटीज में वो लोग भरे गए जो जो अलगाववादी सोच को जो करते थे और जो चाहते थे आजादी की बात करते थे या पाकिस्तान की बात करते थे। तो ये 1975 में हुआ। अगला टर्निंग पॉइंट आता है 1987 को, 1987। यहां पर मफ बना, इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने के बाद क्या हुआ कि एक तरफा, क्योंकि ठीक है मफ जो जीत रहा था, ये जो सलाहदीन है आज जो उनका सरगना है उग्रवादियों को पाकिस्तान पर, वो जो है यूसुफ शाह के तौर पर इलेक्शन लड़ रहा था। तो शेख अब्दुल्ला की जो समय ये थे अपने उमर फारूक अब्दुल्ला वगैरह, इनको इंपोज करते हुए एक तरफा डिक्लेयर कर दिया कि जीत गए उनके जो है। तब जो है ये उसने जो अलगाववाद था जो अभी तक ग्राउंड प्रिपेयर हो गया था, उसके बाद जो है फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो टेररिज्म ने उसका 1987 और 90s के अर्ली में, 1989 में मैं जब गया था कश्मीर गया, तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो है जो बुर्का नहीं पहनती थी लड़कियां जो औरतें, उनके ऊपर एसिड फेंका जाता था, लोगों पर जो है मस्जिदों को यूज करना, वो सारा जो है हो गया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से 1990s के बाद जिस प्रकार से हुआ, और लाखों की तादाद में 4-5 लाख हमारे कश्मीरी हिंदू भाइयों को वहां पर जो है घर छोड़ना पड़ा, उनको मारे गए, उनके जो है रेप्स हुए, क्या नहीं हुआ। जो हम देखते हैं कि कश्मीर फाइल्स में बताया गया वो तो 25% भी नहीं है जो यहां पर हुआ है। उसके बाद जिस प्रकार से हुआ, तो मैं लंबी बात ना खींचते हुए आपके ध्यान में लाऊंगा। तो फिर क्या हुआ कि मैं जरूर ये बात कहूंगा कि जब यहां पर गवर्नर रूल बना, हम भी सरकार में रहे, कोलिशन में रहे हम, जम्मू को हमने काफी हक दिलाए, लेकिन जो माइंड सेट जो वो बदला नहीं था। अंदर बैठ के हमारे ध्यान में आया कि ये लोग क्या करते हैं, किस प्रकार का जो है काम करते हैं, कहाँ है, तो हमें वो जानकारी प्राप्त हुई। पहली बार सरकारों में आने के बाद जो है इस प्रकार की बात हमारे ध्यान में आई। अल्टीमेटली ये लगा पे नहीं, केंद्र को लगा कि नहीं ये चल नहीं सकता। और ये मौका है अभी कि हम जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना है, जो हमारे संघ विचार परिवार का सपना है, आम लोगों राष्ट्रभक्तों का सपना है कि 370 को जाना चाहिए, 35A को जाना चाहिए। तो इस कारण से यहां पर फिर जो है असेंबली को भंग किया गया और गवर्नर रूल लगा, और जिस प्रकार से रीऑर्गेनाइजेशन हुई, ये भी लोग एक बड़े जो है लोग कहते हैं कि नहीं इसको जो है यूटी क्यों बनाया। मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहूंगा, यूटी बनने का मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सिर्फ एक कारण था कि इस प्रॉक्सी वार को जो लड़ने के लिए जो पुलिस है, बाकी जो जो तंत्र है,
लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाला और इस प्रकार का, वो केंद्र के हाथ में होना चाहिए। पहले क्या था, वो यहाँ का, हम देखे यूनिफाइड कमांड में चीफ मिनिस्टर बैठते, हम बैठते थे, वहां आर्मी के जनरल्स होते थे, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के, रॉ के, आईबी के कई लोग बैठते थे। वहां जब चर्चा होती तो एक चर्चा होती थी, बाहर आके दूसरी ऑर्डर्स और डायरेक्शन चलती थी। तो ये देखा गया इसको, इस कारण से भी यूटी बना। और 5 अगस्त 2019 को रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद जिस प्रकार से 35A को तोड़ा गया, 370 को तोड़ा गया, संविधान जो निरस्त हो गया, झंडा समाप्त हो गया, और भारत का पूरा, जो जम्मू कश्मीर का पूरा विलय जो है भारत के साथ हुआ है। इसका बाकी जो इसकी उपलब्धियां, इसका जो है लाभ है, वो तो एक तरफ मैं बताऊं, वो तो है ही है, आप जानते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लाभ जो है वो मनोवैज्ञानिक था, साइकोलॉजिकल। 3 पीढ़ियां कश्मीरियों को, यहाँ के मुसलमान, कश्मीरी मुसलमानों को लगता था कि हाँ, हम भारत में तो हैं, लेकिन हम 100% भारतीय नहीं है, हम खास हैं। सब्सिडी लेनी है, पैसा लेना है, डेवलपमेंट लेनी है, तो भारत के टैक्स पेयर का पैसा यहां लगेगा। हम टैक्स नहीं देंगे, हम जो है बिजली का किराया नहीं देंगे, हम जो है सब कुछ, डेवलपमेंट वहां के पैसे से होगी। और जब भी होगी तो इकोनॉमी की बात करेंगे, सेल्फ रूल की बात करेंगे, पाकिस्तान के झंडे फहराएंगे। आज 370 टूटने के बाद आम कश्मीरी को लगता है कि जो भारत है, जिस भारत में भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसकी पावर में है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हमें इसी व्यवस्था में रहना। आज माइंडसेट में बदलाव आ रहा है। हाँ, 3 पीढ़ियों में जो उनको पढ़ाया गया, 1930 से जो उनको पढ़ाया गया था, वो ठीक उनके खून में जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बदलाव आ रहा है। आज टेररिज्म की पहले मैं बात करूंगा। आज टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। क्यों? पहले 1990s देखिए, धनधनाते आते, मॉब में आते थे, जिस प्रकार से लोगों को मारते थे, कश्मीरी हिंदुओं को निकाल दिया, नेशनलिस्ट कुछ मुसलमानों को मारा गया। आज वो इतने जो है कायर हो गए हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना समाप्त कर दिया गया है कि वहां से कोई आता है, किसी को पैसे दिए जाते हैं कि जो फलान को मार के आ जा, लेफ्टिनेंट फयाज को मार के आ जा, समरीना को मार के आ जा, रजनी बाला को मार के आ जा। तो ये कायरता, इसके कारण सनसनी फैलती है। लेकिन जो एक लगता है कि नहीं, वो लगता था 90s में शायद कश्मीर हमारे हाथ से निकल जाएगा, वो अभी इनके ख्वाबों में भी नहीं है। पाकिस्तान बुखलाया हुआ इस प्रकार का काम कर रहे हैं। अभी नई स्ट्रैटेजी, जहां जिस जम्मू प्रोविंस में मैं बैठा हूं, जहां मैं बैठा हूं, हमारे कुछ ही मील दूर जो है अभी पीछे जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ टारगेट किलिंग्स हुई है। पहले मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी था, जो है मेला जगह है हीरानगर में, जहां पर जो है उसका गला काटा गया और 2 टेररिस्ट मारे गए। अभी क्या कर रहे थे, पहले क्या थे, इस रूट को पकड़ के कश्मीर जाते थे। अभी यहाँ जो है कुछ दर्जन लोग जरूर मिलिटेंट है, और हमारी आर्मी चढ़ी हुई है, उसको जंगल जंगल छान रहे हैं। लेकिन आपको आइडिया होगा कि कितने बड़े पहाड़ हैं, जंगल हैं, उनको ढूंढना, और लोकल स्पोर्ट भी किसी मात्रा में है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन लालच के ड्रग्स का मामला चल रहा है, तो ड्रग्स माफिया है, वो भी उनके साथ है। लेकिन जो है आप देखेंगे जल्दी इस चीज को जो है उसके कंट्रोल किया जाएगा। आज पीओजे में हम देखते हैं कि जिस प्रकार से वहां के लोग कहते हैं कि हमने भारत से मिलना है। मैं 2 बार पाकिस्तान गया हूं, पीओजे में भी गया हूं। हमने देखा है कि कई लोग वहां से निकल के जो विदेशों में कई जगह थे, वहां पर उनसे मुलाकातें हुई, तो वो लोग भी चाह रहे हैं कि नहीं, हमें आजादी दो, या फिर भारत में जाना है कुछ मात्रा में। तो ये आज पीओजे में भी इस प्रकार का एक मूवमेंट खड़ी हुई है। आज जो है आम कश्मीरी तरक्की तामीर चाहता है। स्पोर्ट्स में जम्मू कश्मीर के लोग आगे जा रहे हैं, सिविल सर्विसेज में, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी काफी अच्छा कर रहे हैं। और ये वहां के लोगों को एहसास है। जब टेररिज्म का समय था 19 से पहले का, कश्मीर के जितने भी बच्चे थे, जो पढ़े लिखे अच्छे लोग थे, उनके बच्चे सारे जम्मू में, जो हिंदू माहौल है वहां पढ़ते थे, वहां नहीं पढ़ सकते थे।
आज 2 करोड़ टूरिस्ट पिछले साल जो है वो कश्मीर के ऊपर में आया। आज अमरनाथ यात्रा बड़ी जो है, बेशक उसके ऊपर बड़ी थ्रेट्स हैं, लेकिन जिस प्रकार से आर्मी ने पूरा कवर किया हुआ है, तो आज जो है अमरनाथ यात्रा चल रही है, माता वैष्णो देवी की यात्रा चल रही है। आज हम कश्मीर को जिस प्रकार से दुनिया का हाईएस्ट जो रेलवे ब्रिज बन रहा है, जो चनाब रिवर के ऊपर रियासी में, वो कश्मीर को पूरा लिंक करने के लिए जो है लगभग जो बन चुका है, जल्दी उसकी शुरुआत हो। बड़े बड़े टनल्स बन रहे हैं। लद्दाख को जोड़ने के लिए हम देखते हैं कि ये जोजिला टनल जो है बन रहा है, बहुत डेवलपमेंट हो रही है। IIT, IIM, एम्स 2 मिले ये जम्मू कश्मीर में। पहली बार यही जो ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल के बात करते थे, हमें और पावर्स दी जाए, और पावर्स दी जाए, यहाँ के पंचायत के इलेक्शन नहीं करवाते। जो ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटीज होती है, जहाँ जो जिला परिषद होती है, उसके पिछले 75 साल में कभी इलेक्शन भारत में नहीं हुए, पंचायत के कभी कभी हुए। तो लोकतंत्र को ग्रास रूट पर ले जाने के लिए जो पूरे भारत ने देखा, जम्मू कश्मीर को वो नहीं मिला। 3 परिवार, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और इंदिरा गांधी नेहरू परिवार, इन्होंने ही रूल किया। और आपने देखा होगा कि बदलते जम्मू कश्मीर की एक और तस्वीर जो है पिछले चुनाव में सामने आई है कि पिछले 35-40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है यहां पर लोगों ने आके वोट डाल के। भारतीय संविधान में उन्होंने अपना विश्वास जो है वो व्यक्त किया है। तीनों परिवारों को उन्होंने हराया है। जम्मू कश्मीर में लद्दाख की भी सीट को मिला लिया जाए, 6 सीट्स है, एक बार भी कांग्रेस जीती नहीं। उमर अब्दुल्ला जो उसका जो है उत्तराधिकारी है, जो प्रिंस है, और पीछे उसने राज भी किया, उसको हराया। महबूबा मुफ्ती को हराया लोगों ने। तो ये स्थिति आई है। लेकिन एक जो बात जो चिंताजनक जरूर है वो ये है कि इंजीनियर रशीद जो लगाबादी जा उनसे मिला हुआ जो जेल में है, उसको भी लोगों ने वोट दिया है, जो चिंता की बात जरूर है, लेकिन उससे डील किया जाएगा। आज लोग हैं यहाँ पर खुश हैं, ये ठीक है, आतंकवाद के कारण थोड़ा जो है जम्मू क्षेत्र खिते में, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग हर घर में फौजी है, बहादुर हैं, कुर्बानियां दी हैं, वो डरने वाले नहीं है। वो डोडा में कश्मीर से कश्मीरी हिंदू वापस आ गए थे, डोडा के लोग डटे रहे, उन्होंने कुर्बानियां दी। तो आज जो है डोडा जो है बिल्कुल जो उनसे जो है टेररिस्ट को खत्म कर दिया, वो लिबरेटरी जोन कहते थे डोडा, आज वो स्थिति नहीं है। लेकिन आने वाले समय में आप देखें असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं, हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। 24 में पंचायत इलेक्शंस होंगे, DDC BDC जो है इलेक्शंस होंगे, और एक बार फिर से लोकतंत्र जो है वो फिर से वही जो दोबारा से प्रस्थापित होगा। चैलेंजेस हैं। एक बार मैंने अडवाणी जी से मैंने बात कही, मैंने पूछा कि इसका जम्मू कश्मीर का हल क्या है। जब ट्राइफिकेशन की बात थी उस पर के मद्देनजर मेरी चर्चा हुई, तो माननीय अडवाणी जी ने मुझे कहा था कि जब तक कश्मीर पर हम पाकिस्तान से डील नहीं कर लेते, तब तक यहाँ पर इस प्रकार की थोड़ा बहुत अफरा तफरी रहेगी। तो पाकिस्तान से डील करना, 1994 का जो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि POJ के और पाकिस्तान से कोई हमारा जो कोई अगर कोई आउटस्टैंडिंग इशू है, वो है POJ को वापस लेना। टेररिज्म तो है ही है, उसको वापस लेना। और मुझे पूरा भरोसा है कि वहां के लोग जिस प्रकार से जो है उन्होंने आंदोलन खड़ा किया है, वो दिन दूर नहीं है कि जब वो जो है वो आके जो है हमारे साथ मिलेंगे, जब वो एक ऑटोनॉमस जो वो एक बन जाएगा पाकिस्तान से अलग। आज नॉर्थ वेस्ट में जिस प्रकार का है, आज सिंध में जैसा है, आज बलोचिस्तान में जिस प्रकार का चल रहा है, पाकिस्तान तो जो है एक बिल्कुल टूटने के कगार पर बैठा है। और जिस प्रकार से वहां पर भुखमरी है, आर्थिक तौर पर बिल्कुल समाप्त हो गया है। हाँ, उसका लाभ यह हो रहा है कि उसको टेररिस्ट मिल रहे हैं, जो भूखे मरते हो कहते हैं जाओ इतने लोगों को मार के आओ, इतना पैसा तुम्हारे परिवार को मिलेगा, मर जाओगे इतना मिलेगा। उस कारण से ये तो थोड़ी सी रिक्रूटमेंट मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसके कारण जरूर कुछ उनको रिक्रूट जरूर मिले हैं, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान टूटेगा।
4 पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। इतिहास का जो मैं थोड़ी बहुत जो जानकारी रखता हूँ, ये मेरा लगता है। और अखंड भारत किस रूप में होगा वो भी समय आएगा, कभी हमारी कौन सी आने वाली पीढ़ी उसको देखेगी, जरूर देखेगी कि वही लोग हैं। आप वहां का सोशल मीडिया, आप पता नहीं आप लोग कितना फॉलो करते हैं, लेकिन हम फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया में आम चर्चा होती है भारत के प्रधानमंत्री की, भारत की अर्थव्यवस्था की, भारत की तरक्की तामीर की, और आम जो पाकिस्तानी जो उसके प्रभावित हो रहा है। तो ये है जो आजादी से पहले का जम्मू कश्मीर और आजादी के बाद का जम्मू कश्मीर। ये थोड़ा समय, क्योंकि बहुत लंबी बात हो जाती, इसलिए जो है मैंने कुछ संक्षिप्त में कुछ टॉकिंग पॉइंट्स या कोई मेन हाइलाइट्स जो है आपके सामने रखी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ अपने जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जब मैं जो समझ तो आया हूँ जम्मू कश्मीर को एक इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर, तो मैंने आपके सामने रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न अगर है, प्रोविजन है, तो प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, हमारी जानकारी जो भी जम्मू कश्मीर पर अभी तक रही है, वो किसी महानगर में बैठकर हम जितना सीमित ज्ञान ले पाते हैं उतना ही है। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी, हमको इतनी डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। और भी बहुत सारे पक्ष हैं जो हम दूर बैठ के नहीं समझ पाते हैं, वो सारे पक्ष आपने एक एक करके हमें डिटेल में बताए हैं। उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम फिर से निर्मल सर के पास वापस आएंगे, पर अभी समय है पद्मश्री डॉक्टर विष्णु पांड्या के पास जाने का। सर, आपका एक बार फिर से पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। सर का मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहूंगी। सर भारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं, पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। न केवल ये, सर लेखक हैं, जीवनी लेखन करते हैं, उपन्यासकार हैं, राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, और गुजरात साहित्य अकादमी में अध्यक्षता भी है उनकी। तो ये एक संक्षिप्त परिचय मैं सर का देना चाह रही थी। और मैं ये भी आपको बताती चलूं कि सर के जो भी लेख लिखते हैं वो ऐतिहासिक स्थानों पर भी लिखे जाते हैं, और गुजरात की कई प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख छपते हैं, और उनके स्तंभों को एक बड़े भाग की जनता द्वारा गुजरात में पढ़ा जाता है। तो सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस मंच पर। नमस्कार, सुनाई दे रहा है? जी सर, एकदम स्पष्ट। इस संगठन के सभी पदाधिकारी और विशेष रूप से कश्मीर के बारे में जिस प्रकार की तथ्यात्मक पूरे इतिहास को हम बताया गया, वो हमारे डॉक्टर निर्मल जी, मुझे अच्छा लगा कि वो इतिहास के अध्यापक भी हैं। मैं भी थोड़ा बहुत इतिहास का संशोधनार्थी हूँ, तो और अच्छा लगा। सोमदत्त जी, आनंद जी और बाकी सब मित्र, अंजलि जी, बेशक मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है क्योंकि एक काफी समय हो गया है। 2-3 मुद्दे मुझे कहना है और वो बड़े संक्षेप में 5 या 7 मिनट लूंगा मैं। निर्मल जी के पूरे भाषण से एक तथ्य, एक निष्कर्ष निकलता है। सबसे पहला निष्कर्ष तो ये है कि कश्मीर का अलग होना ये द्विराष्ट्र नीति का परिणाम है। भारत और पाकिस्तान नहीं बनता तो कश्मीर के बारे में ये प्रश्न नहीं उठता। दूसरी बात, ये सार्वभौमत्व, प्रभुता, संपन्नता, ये पाकिस्तान के मूल में। बैरिस्टर जिन्ना ने गांधी जी से जब वार्तालाप किया तब उन्होंने, जिन्ना ने ऐसा कहा था, मैं शब्द से उनका वाक्य कह रहा हूं, मिस्टर गांधी, हमारे लिए सॉवरेनिटी का अर्थ है भारत पर आक्रमण करने का अधिकार। अकेले नहीं होंगे तो अन्य देशों का भी हम सहयोग लेंगे, ये उनकी मंशा है। पाकिस्तान का जन्म ही इसी धिक्कार के साथ, इस अधिकार के साथ पैदा हुआ है।
तीसरी बात है कि ये केवल पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, राजनीतिक नहीं है। निर्मल जी ने ठीक ही कहा सब, ये मजहबी मुद्दा भी है साहब। वहां इस्लामिक राष्ट्रों का समर्थन पहले लिया गया, अब थोड़ा बहुत कम हो गया है, लेकिन पान इस्लामिज्म, पूरे दुनिया में इस्लाम को फैला दो, ये जो एक धारणा उन लोगों की बनी है, उसके कारण ये राजनीति चलती है। और आप देखिए कि अब एक समय पर स्वाधीन कश्मीर देश की घोषणा की गई थी, आपने ही कहा। इस बारे में और भी ज्यादा कहना की अभी समय भी नहीं है। लीबिया के कारण पाकिस्तान के पास लीबिया के पैसों से इस्लामिक बम है। अब इस्लामिक बम का मतलब क्या होता है हम समझते हैं कि क्यों इस प्रकार इसका उपयोग हो सकता है। चौथी बात यह है कि सब नेशनलिज्म, उपराष्ट्रवाद के बजाय एंटी नेशनलिज्म, प्रति राष्ट्रवाद की ये धारणा बनी है। 1947, 1965 और 1971 के युद्ध की हमें ये पता है कि ये इस बात की हमें लगा दी है। शेख अब्दुल्ला ने 29 मार्च को, शायद निर्मल जी ने भी कहा है, मैं उसका पुनरावर्तन करता हूँ, 29 मार्च 1952 को शेख अब्दुल्ला ने कहा था कि हम 100% सार्वभौम राज्य। किससे सार्वभौम है भाई? जैसे नागालैंड, जैसे बाकी सब जगह हुआ, ठीक इसी का ये हुआ है। और इसी कारण पहले से ही जब हम हमारे राष्ट्र के मानदाताओं ने भयंकर गलती की और ये 370 का एक आजमाइश हुई, इसी कारण इस देश में 2 प्रधानमंत्री, 2 राष्ट्राध्यक्ष, 2 नागरिकता, अलग ध्वज जो 7 जनवरी 1951 से शुरू हुआ था, और राष्ट्रीय चिन्ह। अब ये इस प्रकार चल सकता है, तो ये सब चलाया गया। और फिर 1950 26 जनवरी में एक खास तौर पर इसका ध्यान देना चाहता हूं, परमानेंट रेसिडेंस, वो जो एक प्रकार का विधान आया निर्मल जी, और BN मलिक ने कहा था कि ये घुसपैठ के लिए सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। हुआ JKLF से लेकर अलगाववादी संगठनों का भी कश्मीर में बहुत काम हो रहा है। और ये सभी करीब करीब मैंने देखा 44 संगठन है, आतंकवादी संगठन है, और सभी के नाम पर इस्लाम शब्द जुड़ा हुआ है, या तो स्वाधीन कश्मीर या इस्लाम। तो मजहबी राज्य होने की ये संभावना को लेकर ये काम कर रहे हैं। इसमें कोई एक अल्लाह टाइगर्स भी है, एक ऑपरेशन बालाघाट है, कश्मीर फ्रीडम आर्मी गोरिल्ला कम्युनिटी है, विक्ट्री कमांडर फोर्स है, ये संगठनों का नाम है। जिन्ना लिबरेशन टाइगर है। अब जिन्ना को अब कश्मीर में क्यों जिंदा रखना चाहिए पता नहीं, लेकिन ये सब हो रहा है। और इस कारण कश्मीर का एक अलग एक समस्या बनी। धीरे धीरे उनमें हमें पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी और श्यामा प्रसाद जी का स्मरण अवश्य होना चाहिए। और इस प्रकार जो पूरा हुआ, तो एक सांस्कृतिक कश्मीर को पुनः आकारित करना, बीच में उसका ध्वंस हो गया। वहाँ आचार्य शंकराचार्य के साथ साथ विष्णुगुप्त आपने कहा, राज तरंगिणी की बात कही, प्रेमनाथ डोगरा है, ये सभी का ये एक प्रकार का प्रदान, और इस प्रदान को का द्रोह हम नहीं कर सकते। और इसी कारण लाल चौक पर नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराया था। मैं आज ये भी याद करना चाहूंगा। ये सब एक के बाद इसका जो एक कदम पर कदम हो रहे हैं अभी, ये इसका कारण ये भी है कि हम ठीक ढंग से भारत में 2014 से, उससे पहले भी अटल जी का भी था, तो ये एक राष्ट्रवादी परंपरा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परंपरा का हमारे यहाँ उदय हुआ है।
ये सूर्य अब डूबने वाला नहीं। और मैं आज एक वाक्य, एक 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 पैराग्राफ पढ़कर मेरी बात पूरा करना चाहूंगा। 1968 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद गुजरात के कच्छ के छाड़बेट नाम के एक द्वीप को पाकिस्तान को दे दिया गया। उनके खिलाफ 1 महीने तक सत्याग्रह हुआ था और पूरे देश के सभी विरोधी दल, कांग्रेस विरोधी दल सब इकट्ठे हुए थे और राजा भी वहां के थे, वो भी उन्होंने भी किया था। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी विरोधी दल के नेता थे, जनसंघ के, और रोज रात को 12 बजे के बाद कच्छ में बड़ी जनसभा होती थी, उसमें अंतिम वक्ता होते थे। बैरिस्टर नाथ पाई थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, एनजी रंगा थे, राजमाता जी थी, बहुत से लोग आते थे, बोलते थे, मधुलिमय थे, सभी थे। लेकिन जब अटल जी बोलते थे तब हमें लगता था, सभी को लगता था, अनुभूत होता था कि एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक सपना लेकर जो जिन लोगों ने यहाँ काम शुरू किया है उनको समर्थन देना चाहिए। वो कहते थे अपने संभाषण में, गद्य काव्य है, छोटा सा है, वो करके मैं मेरी बात पूरी करूंगा। ये देश कोई जमी का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष। हिमाचल जिसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर जिसका किरीट है, पंजाब और बंगाल 2 विशाल कंधे हैं, दिल्ली जिसका दिल है, विंध्याचल जिसकी कटी है, नर्मदा करधनी है, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट जिसके पंजे हैं, सागर जिसके चरण डुलाता है, मलयानल जिस पर विजन डुलाता है, सावन के काले काले मेघ जिसकी कुंजल केश राशि है। ये देवताओं की भूमि है, ये ऋषियों की, मुनियों की, तीर्थंकरों की, अभ्यंकरों की भूमि, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। उसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, उसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, इसका कण कण हमारे लिए पवित्र है। ये विराट राष्ट्र पुरुष खड़ा है, शताब्दियों की कुंजी को संजोता। हम उसके लिए जिएंगे, हम उसके लिए मरेंगे, हमारी हड्डियां गंगा के प्रवाह में बहेगी, तब भी पुकारेगी भारत माता की जय। मेरे ख्याल से इतना मेरे लिए पर्याप्त है। अध्यक्ष जी को, हमारे वक्ता जी को पुनः एक बार धन्यवाद। और इस संगठन ने इस अच्छा कार्यक्रम दिया, कश्मीर से कच्छ तक की बात हुई, अच्छा लगा। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल सर ने जो भी हमसे ज्ञानवर्धक बातें की थी, आपने पूरी उसको आउटलाइन करते हुए उसको पूरा आपने जस्ट हमारे साथ उसका कंक्लूजन से शेयर किया है और बहुत अच्छी तरीके से हमको बता दिया कि हर जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाकी सारी राज्यों की क्या भूमिका है इस अखंड भारत में। ये ज्ञान बिंदु हमारे साथ शेयर करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सोमदत्त शर्मा सर को। सर के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे दूं। सर अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के अध्यक्ष हैं और एक सुप्रसिद्ध लेखक भी हैं। सर, आपका स्वागत है इस मंच पर। सर, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। सर अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आती। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। हाँ सर। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आज 2 बड़े विद्वान हम लोगों के बीच में आए हैं। आदरणीय प्रोफेसर निर्मल सिंह जी केवल राजनीतिक व्यक्ति ही नहीं है, तो उनका इतिहास में अच्छा खासा दखल है, यह भी हम लोगों ने सुना। आज की अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर पद्मश्री से विभूषित विष्णु पांड्या साहब। वो अपने आप में एक अलग विभूति हैं, जिनका साहित्य से लेकर इतिहास तक सब दखल है।
स्वनाम धन्य व्यक्ति दोनों ही हैं। आप दोनों को जब मैं सुन रहा था तो मेरे दिमाग में 2 घटनाएं स्मरण आ रही थी। मैं 1998 से लेकर के 2004 तक मैंने एक पत्रिका का संपादन किया, दक्षिण संस्कृति के नाम से। वो 4 कंट्रीज के लिए पत्रिका थी, वहाँ की साहित्य और संस्कृति को समर्पित पत्रिका थी। उस दौरान मैं बहुत लोगों से मिलता था। पाकिस्तान के एक सज्जन डॉक्टर शानुल हक हक्की, ये उनका नाम था, उनका मैंने बड़ा लंबा इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत साफ तौर पर जो बात कही मुझे चौंकाने वाली थी। बोले मैंने पूरा जीवन मेरा पाकिस्तान में बीता है और अब मुझे देश निकाला मिल गया है और अब मैं कनाडा में जाकर के मुझे बसना पड़ा। मैंने कारण पूछा तो बोले कारण सिर्फ इतना था कि मैंने गीता का अनुवाद उर्दू में किया है, मैंने अर्थशास्त्र का अनुवाद उर्दू में किया है, यही मेरा दोष था। फिर अगला वाक्य उन्होंने बोला कि मैं एक अजीब देश का बासिंदा था, जो देश कह करके अपने आने वाली पीढ़ियों को गलत इतिहास पढ़ाता। पाकिस्तान अपने आप को मोहनजोदड़ो की समस्या से, सभ्यता से नहीं जोड़ता, वो अपने आप को इस्लाम से जोड़ता और ये बड़ी अजीब सी बेटा। दूसरी घटना, जिस समय गुजराल साहब देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय पाकिस्तान से कुछ बच्चे आए थे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के तहत बच्चे आया करते थे, कुछ लोग भी आते थे, यहाँ से वहाँ भी लोग जाते थे, निर्मला देशपांडे वगैरह सब उधर जाते थे। बच्चों ने यहाँ आकर के देखा कि हमको जो बताया जाता था भारत के बारे में वो तो एकदम बहुत गलत बताया जाता था। यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ की फिजा बहुत अच्छी है, यहाँ हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है, जिस तरीके से हमको ट्रीट किया जा रहा है, ऐसा तो हमको पाकिस्तान में कभी नहीं बताया। तो ये जो 2 घटनाएं हैं और आज का व्याख्यान सुनने के बाद ये एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इतिहास जो कहता है वो कहता है, वहाँ की अपनी जनता जिसकी तरफ प्रोफेसर निर्मल सिंह जी ने इशारा किया और विष्णु जी ने भी इशारा किया, वहाँ की जनता अपने देश के बारे में क्या सोचती है, ये महत्वपूर्ण बात है। और वो महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है क्योंकि वहाँ सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि आम जनता को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है, उसको इससे मतलब होता है कि उसकी सुरक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका उसके दुनिया, ये जो आर्थिक स्थिति उसकी कैसी है, ये इन सारी चीज़ों को जो डेली इस्तेमाल की चीज़ें हैं उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आम जनता परेशान रहती है। अब जैसा इशारा प्रोफेसर साहब ने किया कि जब भारत की तरफ देखती है वहाँ की जनता, तो उसको लगता है कि उन लोगों ने शायद गलत कर दिया, हमको भारत का ही हिस्सा होना चाहिए। और आज उनको ये महसूस होने लगा है, जिस तरीके से डेवलपमेंट भारत में हो रहा है और कश्मीर में हो रहा है, उनको लगने लगा है कि वास्तव में भारत एक ऐसा देश है जिसकी आंतरिक शक्ति बहुत ज़बरदस्त है और दुनिया की ताकतें उस आंतरिक शक्ति को पहचान रही हैं। मैं आप सब लोगों को एक का ध्यान एक तरफ लाना चाहता हूँ। अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ ने जो अपने 3 मोटिव बनाए, उनमें एक है लोक, भारत लोक कैसा है, और भारत का यूनिवर्सिटी नहीं तो पूरी दुनिया का लोक कैसा है और उसकी चेतना कैसी, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जीती था। और तीसरा, हम उसको समन्वित करके कैसे देख सकते हैं। ये अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के 3 उद्देश्य हैं। और मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम जिस मिशन को लेकर के चले हैं कि हम भारत की लोक चेतना को जगाएंगे, उन बिंदुओं की तरफ हम भारत के लोग का ध्यान आकर्षित करेंगे। जिन समस्याओं से हमारा समाज ग्रस्त है, वो बाहर से कोई उनको ठीक करने नहीं आएगा, अपने ही ऊर्जा से हम उसको ठीक करेंगे। और ये हम लोगों का संकल्प भी है और हमारा उद्देश्य भी। आप दोनों महानुभाव हमारे बीच में आए। आदरणीय विष्णु पांड्या जी को हम पहले अपनी मानद सदस्यता प्रदान कर चुके हैं और अब समय है कि हम आदरणीय प्रोफेसर निर्मल सिंह जी को अपने संघ की मानद सदस्यता प्रदान करते हैं। और मुझे अगर दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए, नहीं तो मेल पर उनको भेजा जा सकता है। डॉक्टर साहब के सामने अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ
की मानद सदस्यता हम आपको प्रदान करते हैं और मुझे विश्वास है कि आप इसको स्वीकार करेंगे। मैं आपको एक तरफ और ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे साथ देश के तमाम रचना क्षेत्रों के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसमें इतिहासकार भी हैं, उसमें सिनेमा क्षेत्र के लोग भी हैं, उसमें लोक कलाओं के लोग भी हैं, लोक साहित्य के लोग भी हैं। जितने भी रचना क्षेत्र हैं, सभी रचना क्षेत्रों के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और आज एक माइलस्टोन हम इसको कहते हैं, आज का जो व्याख्यान हुआ है वो निश्चित रूप से हमको एक नई दिशा देगा अपने देश के बारे में, अपने देश के तमाम हिस्सों के बारे में। मुझे याद है मैं गया था नॉर्थ ईस्ट में, जो व्यवस्था कश्मीर में थी, नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ इलाकों में आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको परमिट लेकर के जाना पड़ता है। मैं अरुणाचल गया, मिजोरम गया, ये सब। ये अलग बात है, वो बस वाले ही सारा काम कर लेते हैं, लेकिन मेरे देश में ये स्थिति क्यों है कि मुझे परमिट लेकर के जाना पड़ता है। ये बहुत चिंता की बात है। तो ये आप जैसे लोग जब ऊपर बात पहुँचाते हैं तो सारी चीज़ों का एक अर्थ होता है। जानबूझ करके मैंने इस समस्या की ओर आपका इशारा किया है। आप हम लोगों के बीच में आए, आपका बहुत बहुत आभार। मैं अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष के नाते आपका आभार हृदय से व्यक्त करता हूँ और संघ की तरफ से भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी हम आपको याद करेंगे आप हमारे बीच में आएंगे। दूसरा और चौथा संडे हमारा होता है, ठीक 5 बजे हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं, 6:30 तक समाप्त हो जाता है। आज जिस तरीके का व्यवधान आया है ये हमारी ताकत का द्योतक है। जो विषय आज लिया गया है और जिस तरीके से लोग, इसका मतलब है कि लोग मॉनिटर करते हैं और सुनते हैं हम लोगों की बात। तो ये बहुत अच्छा विषय है। अखिल भारतीय स्तर पर हमारी पहचान है। अब विदेशों से भी लोग यहाँ जुड़ने लगे हैं। पिछली बार डॉक्टर विजय राणा हमारे साथ जुड़े थे, जो BBC में थे। जय वर्मा जी जो UK में रहती है, वो भी हमारे साथ जुड़े थे। तो ऐसे करके विदेशों में भी अब हमारे साथ लोग जुड़ने लगे हैं। तो आप सबका मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से और अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारा अभी आज समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा है। मैं चलते चलते कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। निर्मल सर ने बहुत सारी चीजों के बारे में आज हमें यहाँ पे बताया है। सारी तो नहीं बता पाऊंगी आपको, मैं कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पर बताना चाहती हूँ आपको। सर ने हमें बताया कि जोरावर टैंक का नाम किस मेजर जनरल के नाम के आधार पर डाला गया है। यहाँ पर कौन कौन से मास मूवमेंट चलाए गए 1930 के आसपास के समय में, शेख अब्दुल्ला की क्या भूमिका रही है और नेहरू की क्या भूमिका रही है कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बारे में, कम्युनल पॉलिटिक्स की क्या भूमिका रही है, शहीदी दिवस क्यों मनाता जाया रहा है और उसकी क्या भूमिका रही है वहां के सामाजिक राजनीतिक वातावरण पर, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कैसे बना, ये भी सर ने हमें बताया। महाराजा हरि सिंह ने 1930 के आसपास किस तरह के संघर्ष झेले, सर ने हमें यहाँ पर उल्लेखित किया। 1953 तक अपने ही देश में जम्मू कश्मीर इसी देश का हिस्सा होते हुए भी कहीं तक वहां पर तिरंगे को फहराए जाने की अनुमति नहीं थी और वहां पे किस तरह के संघर्ष हुए, सर ने इस पर प्रकाश डाला। बख्शी गुलाम मोहम्मद की भूमिका क्या रही इन संघर्षों के दौरान, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी क्यों रहा, सर ने हमें यहाँ पर बताया। उसके साथ साथ इन 370 के टूटने के बाद एक मनोवैज्ञानिक जो एक प्रभाव पड़ा है वहां के सामाजिक जीवन पर जम्मू कश्मीर के, सर ने हमें इन बिंदुओं पर भी आज काफी कुछ बताया। तो सर बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगी इतना कुछ हमें बताने के लिए और हमें इतना समय देने के लिए और बहुत सारे ज्ञान चक्षु खोलने के लिए और ये भी बताने के लिए कि हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में भी कुछ नहीं पता है और बहुत कुछ पढ़ा जाना अभी बाकी है। आपका बहुत आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ ही डॉक्टर पांड्या सर ने हमें आज बहुत सारी चीजें यहाँ पर उल्लेखित करी। विष्णु पांड्या सर ने एक्चुअली मेरा काम मैं कहना चाहूंगी कि काफी कंट्रोल कर दिया क्योंकि सर ने ही सारी जो एक निर्मल सर ने सारे बिंदु कहे थे उसको आउटलाइन करते हुए एक पूरा जो कह सकती हूँ मैं कंक्लूजन देना चाहते थे वो उन्होंने पूरी बात बताई। जम्मू कश्मीर की भारत में क्या भूमिका है, उसके साथ साथ बाकी जो राज्य हैं भारत के उनकी क्या भूमिका रही है वो हमें बताया उन्होंने। जम्मू कश्मीर बनने के पीछे जो धार्मिक और राजनीतिक धारणाएं रही हैं
सर ने उस पर भी प्रकाश डाला और वहाँ पर जो विभिन्न संगठन सक्रिय रहते हैं उसका वहाँ के सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, सर ने हमें ये भी बताया। तो विष्णु सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमें इतना देने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं अब प्रोग्राम अपने के आसपास है, तो जैसा भारतीय राष्ट्रीय हम कल्याण मंत्री के साथ प्रोग्राम समाप्त करते हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कल्याण मंत्री। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सबको बहुत बहुत आभार, नमस्कार, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका डॉक्टर साहब बहुत आभार, बहुत आभार आपको बड़ी सभा की। मैं एक बात और कहना